ईस्टर का ये खुशी का मौका जो है हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए, जहां उनके अहले खानदान के लिए एक इंतहाई अहम त्यौहार है, उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में बसने वाले हमारे मसीही बरादरान जो हैं वो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का नमूना पेश करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान की सलामती, कौमी वहदत, कौमी हमआहंगी और कौमी यकजहती को परवान चढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में माइनॉरिटीज़ के लिए सूबे भर में इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। पाकिस्तान की तारीख में और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारी अक़लीतें जो हैं उनको उनका जायज़ मुकाम, हक और आइन और कानून के अंदर दर्ज जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दस्तयाब हैं और उनकी फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब पुरअज़्म है। इस हवाले से जो इक़दामात उठाए गए, सबसे अहम कदम ये था कि हम अपने उन मसीही बहन भाइयों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बनाएं। उनका जो रोल है, जो पाकिस्तान बनाने से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक का, उसको सरकारी सतह पे रिकग्नाइज किया जाए और उनका सरकारी इदारों में कोटा मुख्तस करके जॉब्स के अंदर जो उनका बुनियादी हक है हर महकमे में मुलाजमतों के सिलसिले में, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 5% कोटा हर इदारे के अंदर अक़लीतों के लिए मुख्तस किया और उसकी मद में 19,000 जॉब्स जो हैं हम अपने अक़लीती बहन भाइयों को देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज तक मसीही बरादरी की जो शादियां थी, जो चर्चिज में शादियां होती थी, उनका किसी नेशनल हमारे इंस्टीट्यूशन में डाटा बैंक नहीं था, क्योंकि नादरा के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। हुकूमत पंजाब ने नादरा के अंदर पहली दफा अपनी मसीही बरादरी की चर्चिज में होने वाली शादियों को रजिस्टर करना शुरू किया और इससे जो उनका एक डाटा बैंक के अंदर बहुत अहम रोल है, हुकूमत उसकी सरपरस्ती करने जा रही है। जो हमारे मसीही बरादरी या माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम 2% हायर एजुकेशन में कोटा दे के उनकी जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, उनको सरकारी सतह पे सपोर्ट करने जा रहे हैं। और वो 2% जो हायर एजुकेशन में उनका कोटा है, उसके अंदर वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वो हमारे कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, कमिटेड और पाकिस्तान के लिए डिवोटेड जो यूथ है अक़लियतों में, उनको हम उस कोटे के जरिए मुस्तफ़ीद करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा योहानाबाद जो मसीही बरादरी का इंतहाई अहम मरकज़ है, पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब ने 30 करोड़ की लागत से हम उसको एक मॉडल लोकेलिटी में बदलने जा रहे हैं और वो मॉडल लोकेलिटी जो है वो अल्टीमेटली मसीही बरादरी की जो एक रोल मॉडल के तौर पे हर तरह के जो हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन के साथ जुड़ा
ہر طرح کا ایک جدید ترین علاقہ جو ہے اس کا روپ دھارنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل ایسے اقدامات ہیں جو حکومت پنجاب کی زیر سرپرستی اٹھائے گئے ہیں۔ منسٹر مائنورٹیز جو ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مل کے جو ہماری فورس کنورژن تھی کہ ہماری اقلیتوں کے بچے یا بچیاں جو ہیں ان کو زبردستی مختلف مذاہب میں کنورٹ کر کے شادیاں کرنے یا کروانے کا جو رجحان تھا، پہلی دفعہ حکومت جو ہے اس پہ قانون سازی کر کے تو ایک ایسا لائے عمل ترتیب دینے جا رہی ہے جس کے تحت جو ان کا بنیادی رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوورآل وہ اقلیتیں ہوں یا ہماری مین پولیٹیکل یا پاکستان کی اکثریتی آبادی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ اور طاقت ہے، ان سب کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں انشاءاللہ ہم جو قائد اعظم نے اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے اور اکثریت نے جس طرح سے ان اقلیتوں کو طاقت دے کے اپنے ساتھ ایک قیمتی بازو کے طور پہ ایک وجود کا حصہ ہوتے ہوئے ان کو اکٹھا کیا، تو ایک طرف یہ روپ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی، دوسری طرف ہندوستان میں بسنے والا اقلیتوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جو مودی کی ذہنیت ہے، جو مودی کا بیانیہ ہے، جو مودی کی سوچ ہے، جو مودی کی ہٹ درمی ہے، اور جس انداز سے انتہا پسندی ہے، اس نے جس طرح اقلیتوں کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ اور دیگر مذاہب کے بسنے والے بھی اقلیت ہوتے ہوئے وہاں ہندوستان میں زندگی ان پہ تنگ ہے، اور خصوصاً کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کر کے ان کی کلنگ کی جا رہی ہے، ان پہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور جس طرح کا ظلم و ستم سہ کے وہ آج بھی حق کا پیغام لے کے کھڑے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج کے دن کے ساتھ جڑا ایک اور اہم ہمارا ٹارگٹ اور ایجنڈا جو ہے وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس یوتھ کو ہم ان امپلائڈ یوتھ جو ہے اس کو کس طرح ہم نہ صرف تقویت دیں بلکہ ان کی جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کے لیے ان کے لیے بیٹر اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک انیشیٹو لیا جس کے تحت ہمارے پنجاب کے اندر بسنے والے جو نوجوان ہیں وہ 2 کروڑ سے زائد نوجوان جو ہیں ان کو ہم پراپرلی ایک روزگار اسکیم کے تحت بااختیار بنانے جا رہے ہیں۔ پنجاب بینک اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنے جا رہا ہے، اور سستے اور آسان قرضوں کے ذریعے ہم ان کو کاروبار میں سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں، اور جو کاٹیج انڈسٹری اور سمال انڈسٹری کے اندر وہ نوجوان جو ہے ان کو اپنا کاروبار اور روزگار شروع کرنے میں حکومت پنجاب جو ہے ان کا ہاتھ بٹانے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں وومن یوتھ ہے، تو وومن یوتھ کو ہم آئی ٹی سے جوڑنے کے لیے سٹارٹ اپ کے طور پہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ، اس کے ذریعے ہم سستے قرضے فراہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایپس بنائیں، وہ ایک ڈیجیٹل پنجاب کا جو خواب ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اس کی تعمیر بنے، اور پاکستان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں اپنا رول ادا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ آن لائن بائنگ اور آن لائن سیلنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے
वो बहुत सारी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं, और बहुत सारे हमारे जो इनिशिएटिव थे जिसमें डायरेक्ट मार्केट्स के अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो अब डिजिटल मार्केटिंग में बदल गई है। तो हमारे चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किए बगैर हमारी वो बहनें बेटियां जो घर में बैठ के इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, हम उनके लिए पहली दफ़ा इस पंजाब रोजगार स्कीम के तहत डिजिटल मार्केटिंग की विंडो ओपन करने जा रहे हैं, और इससे उनको घर बैठे जो है ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलेगा। और दुनिया जो है अब चूंकि सिमट के एक ग्लोबल विलेज से एक बटन पे आ गई है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है दुनिया में compete करे और पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट्स जो ज़र मुबादला कमाने का बायस बन सकती हैं उनको दुनिया भर में आईटी का सहारा लेके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए खरीदो फरोख्त करके पाकिस्तान में डॉलर कमा के लाएं। कोरोना चूंकि तीसरा हमारा सब्जेक्ट है आज, और कोरोना की वजह से जो इस वक्त चैलेंज है कि एक तरफ हम इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां इस वक्त लॉकडाउन है, या उसको कह लें आप अप स्केल लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन से हमने थोड़ा सा ब्रॉड लॉकडाउन की तरफ गए हैं, तो वहाँ पे सियालकोट भी उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है आज जहाँ हम बैठे हैं। हमें एक तरफ जहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आपके लिए कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसमें कमी लानी है, आपको जो हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें स्पेशली ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स हैं उसको हर हाल में इंश्योर करना है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस सियालकोट में चल रहा है इसको हमने आगे बढ़ाना है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है, जो मेरे पास डाटा आया है कि ज़िला सियालकोट में 10 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जिसके अंदर अब तक 7,295 बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। जिला सियालकोट में जो 6,385 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी हमने वैक्सीनेट किया है। सूबा भर में जो 4.5 लाख बुजुर्ग शहरी हैं उन सबको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और सूबा भर में कुल 126 सेंटर जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है। गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका शरह तनासब 18% तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग असाइनमेंट है, क्योंकि ज़िला सियालकोट में गुज़श्ता 3 दिनों से अगर शरह जो इन्फेक्शन के फैलाव का रेशो है वो 18% है, तो ये एक ज़िला भर के अंदर बसने वाले शहरियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मीडिया के जरिए हमें जहां आपकी जान का और आपकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ हमें अवाम में आगाही फैलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाना है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा शहरी जो है इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन्स कोई भी अब तक उस सोशल डिस्टेंसिंग को इनकरेज करने के लिए अपना कलीदी किरदार उस स्पिरिट से अदा नहीं कर रहा जिसमें पिछली 2 लहरों में आपने किरदार अदा किया था। आखिरी बात, चूंकि डस्का का इलेक्शन है, तो डस्का के इलेक्शन में आपने देखा कि कहीं से रोड़ा कहीं से ईंट इकट्ठी करके एक दफ़ा फिर इस वक्त आलो महार में इज्तिमा जारी है, और नून लीग का जो एक मुसलसल डस्का के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का रवैया और कारस्तानियाँ थी वो अल्टीमेटली रंग लाई है। और उस इलेक्शन को जहाँ इंतज़ामिया को सस्पेंड किया गया, यहाँ पे आरपीओ सस्पेंड हुए, यहाँ पे डीपीओ
सस्पेंड हुए, यहाँ पे आपके कमिश्नर सस्पेंड हुए, डीसी सस्पेंड हुए, एसी डस्का सस्पेंड हुए, लेकिन नहीं हुए तो आरओ नहीं हुए, नहीं हुए तो डीएमओ साहब नहीं हुए, नहीं हुए तो यहाँ पे असिस्टेंट आरओज नहीं हुए। तो मैं आज मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सारा आंखों पे, इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म सारा आंखों पे, लेकिन मीडिया को गवाह बना के मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटर है जिसने आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। अगर इस जिले के अंदर इलेक्शन के हवाले से कोई उंगली उठी है तो जो आरओ थे जिनकी जिम्मेदारी थी उस इलेक्शन को शफाफ बनाना, उस आरओ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई लायामल क्यों तय नहीं किया? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या ऐसा स्पेशल एजेंडा है जिसके तहत हर इस जिले के अंदर इंतजामी ऑफिसर बदल सकता है, लेकिन नहीं बदल सकता तो आरओ नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता तो यहाँ के इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ा स्टाफ नहीं बदल सकता? तो हमें इलेक्शन कमीशन के साथ हर तरह का सूबाई हुकूमत को तावन करना है, हमारी ये कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ जुड़ा जो रोल है वो सूबाई हुकूमत जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरओ अदा करती है। अगर कहीं पूरी की पूरी इलेक्शन वाले दिन होने वाली बद इंतजामी में एक लेटर भी आरओ की तरफ से सूबाई हुकूमत को नहीं लिखा गया, कोई एक निशानदेही आरओ की तरफ से सूबाई हुकूमत को नहीं की गई, एक भी वार्निंग या नोटिस एमएनए एमपीए जो पोलिंग स्टेशनों पर दंदनाते रहे उनको इशू ना किया गया, कोई एक नोटिस जो सारी रात बैठ के आरओ के ऑफिस में रिजल्ट्स की फोटो खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की आने और जाने तक की जो लाइव फुटेज चलाते रहे, उनको आज तक एक नोटिस इशू ना कर सके जो आरओ साहब, और उनके दफ्तर के अंदर बैठ के एमएनएज और एमपीएज ने रात गुजारी। तो वो आरओ साहब 10 अप्रैल को एक मुनसफाना, आजादाना, शफाफ इलेक्शन के इनकाद को कैसे यकीनी बनाएंगे? हम ये चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी, लेकिन जो जिम्मेदारी आरओ साहब की है और उनके अमले की है वो किरदार किसने अदा करना है, उसके लिए भी क्या वो भी सूबाई हुकूमत पे तमाम जिम्मेदारी फेंक दी जाएगी? सूबाई हुकूमत के पास जो इंस्ट्रक्शंस और जो लाएअमल और हिकमत अमली इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है उस पर अमल होता है। और इलेक्शन कमीशन के यहाँ नुमाइंदा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर साहब से हम ये तवक्को करते हैं कि वो अपोजिशन वाली आंख को बंद ना रखें और दोनों आंखों को खोल के इस वक्त इस हल्के के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें। हुकूमत पंजाब उनकी हर तरह की मावनत और सहूलतकारी करने के लिए तैयार है। आखिर में चूंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ समेत तमाम के तमाम एमपीए और एमएनए इस वक्त डस्का के इस इलेक्शन को हर तरह से हाईजैक करने के लिए और इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित को पांव तले रूंदने के लिए इस वक्त भी डस्का में मौजूद है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे प्यारे आरओ साहब जो हैं अभी उनकी डस्का के अंदर मौजूदगी के हवाले से आज के दिन तक उन्होंने क्या ऐसा कदम उठाया जिससे ये कौम को मैसेज जा सके कि वाकई डस्का के अंदर गैर जानबदाराना रवैये
और गैर जानबदाराना इलेक्शन इनकाद पजीर होने जा रहा है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इलेक्शन जो मेन चीज़ है, आर ओ उसका रिस्पॉन्सिबल था, आर ओ उसका अमला, जैसा कि आपने उस पर एतमाद का इजहार किया है कि इसकी मौजूदगी में किस तरीके से शफाफ और जो है ना गैर जानबदार इलेक्शन होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वही किरदार जो इससे पहले इलेक्शन में इसने ज़िंदगी में किया आर ओ साहब ने, तो फिर इसके बाद आपका क्या राय मरत होगा? देखिए, पार्टी की सतह पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने शफकत महमूद साहब की ज़बानी इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पूरी कौम के सामने रखे। हमें पूरी कौम ने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी पढ़ा जिसके अंदर ये लिखा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन का काम है हुकूमत से मावनत लेनी। हमारा प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग स्टाफ और तमाम तर अमला जो है वो इलेक्शन कमीशन तैनात करता है। हमसे फहरिस्तें मांगी जाती हैं और सूबाई हुकूमत वो फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देती है और वो अपनी मर्जी के अफराद जो हैं उन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात करते हैं। यही एक लम्हा फिक्रिया है कि डीपीओ, डीसीओ, आपके आरपीओ और कमिश्नर घर चले जाते हैं, लेकिन आरओ साहब जो हैं जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी वो इस वक्त भी इस मौजूदा इलेक्शन को कराने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम ये कहते हैं कि हमें किसी की ज़ात से कोई झगड़ा नहीं है, हमें उनके अमल पे तहफ़्फ़ुज़ात है और उनका अमल जो है पहले भी जानिबदाराना था और इस वक्त भी अगर आज उन एमपीएस और एमएनएस को जो इस वक्त भी डस्का में मौजूद हैं, अगर उनको कोई नोटिस इशू नहीं होता तो ये इस बात पे कोई शक बाकी नहीं रहेगा कि ये इस हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पे ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है जिसका मतलब हुकूमत को बदनाम करना भी है और इस इलेक्शन को मतनाज़ा बना के अपोजिशन के लिए रास्ते हमवार करना है। तो हम पूरी उम्मीद है कि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाएगा और डस्के में इस वक्त जो गठजोड़ चल रहा है, डस्के के अंदर इस वक्त जो नकबजनी लगाने के लिए कब्जा ग्रुप, मनशियात फरोश और तमाम गुंडा गर्द नासर को इकट्ठा करके इलेक्शन को यरगमाल बनाने के लिए और हाईजैक करने की जो हिकमत अमली हमजा शहबाज शरीफ लेके आए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है कानून की अमलदारी से उनके अज़ाइम को शिकस्त देगा और कानून के जरिए वो उस हल्के के अंदर अपने क़वायद और ज़वाबित की पासदारी कराएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या पीटीआई की तहरीक नकल है? देखिए, पीटीआई ने पहले भी और फिर जानशीनी भी अभी उन्हीं ने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया, तो पीटीआई का कैंडिडेट चूंकि पहले इलेक्शन में 40,000 से ज़ायद वोटों से 2018 में हम हारे थे। अभी जिस तरह से उस इलेक्शन के अंदर मुकाबला करके जिस तरह हमने अपनी उस मार्जिन को फतह में बदला जो 40,000 का था और दोबारा अभी इलेक्शन एक हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है कि करना है, तो हुकूमत जो है ये आवाम को बताना चाहती है कि हम इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं। लेकिन इदारों ने इस कोरोना की फ़ज़ा में जो आपके सामने मैंने तस्वीर रखी है कि सियालकोट के अंदर जो है 18% जो है वो कोरोना के फैलाव की इस वक्त शरह है, तो मुझे बताएं कि जहां लोग मर रहे होंगे, जहां पे आपके आए दिन केसेस की तादाद इस शहर में बढ़ रही है, वहां कैसे जलसे होंगे, कैसे इलेक्शन की रैलियां होंगी, कैसे कैंपेन होगी, कैसे जो है वो वहां वोटर जो है अपना हक इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। हमें हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन कराएं, हम लगोटा कस के मैदान में आके आए जी कराएं, लेकिन अवाम की जान को दाव पे लगा के कराएं,
उनके जाने जो जाया होंगी वो अपने उन जानों का लहू किसके हाथ पे तलाश करेंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन जवाब दे दे। डॉक्टर साहब, जो आरओ है और उसका जो अमला है, उसकी तैनाती आरओ और उसके अमले की तैनाती इलेक्शन कमीशन ने करनी है। उनको किसी ने बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है और वही अपनी जगह पे कायम है। इसका मतलब हुआ कि मेन रिस्पॉन्सिबल तो इलेक्शन कमीशन हुआ ना, आरओ और उसके अमले से ज्यादा उस पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया जा देखिए, रहा है। हमने ये बात बार बार कही है, हमें आरओ साहब से कोई जाती झगड़ा नहीं है, कोई जाती अनाग नहीं है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मुझे तो जिंदगी में कभी उनका नाम भी नहीं मैंने सुना है, सिवाय इसके कि जब मुझे पता चला कि आसन इकबाल के साथ उनके हलके से उनकी आमद हुई है और आसन इकबाल साहब सारी रात उनके ऑफिस में उनकी मेजबानी में बैठे रहे हैं, खुशगपियों में मसरूफ रहे हैं, तो उनके अपने कवायद और ज़वाबित की नफी है कि आरओ अपने दफ्तर के अंदर किसी एमएनए एमपीए को नहीं बिठा सकता। तो अगर वो बिठा के सारी रात वहां रिजल्ट कंपाइल उनकी नजरों के सामने करते रहे तो फिर कौन सा शफाफ इलेक्शन है? उसका जवाब जो है वो मीडिया खुद आरओ साहब से पूछ सकता है, हमारी तो मजाल नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि उन आरओ साहब ने जो रिपोर्ट वहां दी वो कहते हैं कि इंतजामिया ने मेरे साथ भरपूर तावन किया, मुझे इंतजामिया ने कहीं पे भी लहतो लाल से काम नहीं दिया। तो जब इंतजामिया ने हर तरह से तावन किया तो फिर ये बयानिया कहाँ से आया कि ना आईजी ने फोन सुने तो ना उसने चीफ सेक्रेटरी ने फोन सुने? भी आरओ की बात माने या इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को माने, दोनों में से कहीं ना कहीं को मिसकम्युनिकेशन है और वो मीडिया जज कर ले कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज हमजा शहबाज साहब आए थे आलो महार में, उनको जलसे से खिताब नहीं करने दिया गया, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, एसएचओ साहब ने पंडाल भी खाली करवा दिया। तो मेरा पूछना सिर्फ ये है कि क्या इस तरह के इकदाम से जो पार्टी का इमेज है वो बेहतर हो रहा है या एक तबका मजलूम और दूसरे का जो है ना वो बदनामी का बायस बन रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कानून की अमलदारी हो रही है। अगर कानून के इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित में ये लिखा हुआ है कि जहां इलेक्शन हो रहा हो वहां आप दंदनाते आए, वहां पे गुंडागर्द नासर के कंधों पे बैठ के आए, वहां मनशियात फरोशों के पैसों पे आप वोटों की खरीदो फरोख्त करने के लिए आए, अगर इलेक्शन कमीशन के कायद में ये दर्ज है तो फिर तो उन्हें खुलेआम वहां पे जिस तरह लुडियां डाल रहे थे डालनी चाहिए। तो अगर कानून की हुक्मरानी एग्जिस्ट करती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने कायदो ज़वाबित को हर हाल में इंटेक्ट करना चाहता है या रखना चाहता है, तो यकीनन फिर पुलिस जो है उसको उन इक़दामात की पासदारी करनी पड़ेगी। और ये आने वालों को सोचना है कि या वो अपने माथे से एमएनए और एमपीए का लेबल उतार के आए, और या फिर जो है जो यहाँ पे उनके सियासी की टीम है उनको इलेक्शन लड़ने दे। उन्हें बाहर से बैरूनी इमदाद की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ बहुत ज्यादा है तो फिर ये फॉरेन एड क्यों चाह रहे हैं? क्यों हल्के के बाहर से फॉरेन एड चाहिए इनको इस इलेक्शन के अंदर? तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर से माल पानी आ रहा है वो लोगों के जमीरों को खरीदो फरोख्त करने के लिए आ रहा है, तो जिसकी हौसला शिकनी है। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इन गुंडागर्द अनासर से दस्के के वोटर्स को कैसे महफूज रखें। थैंक यू जी।